एक बहुत ही पुराना गांव था जिसका नाम था नवीन नगर। यहाँ सभी लोग बहुत खुशी खुशी रहा करते थे। लेकिन एक दिन अमेरिका से एक फैमिली अपने पुश्तैनी घर में रहने के लिए आई। उस परिवार में पति पत्नी और उनका एक छोटा बेटा इन्हें हवेली में रहने के लिए आए थे। उन सभी के आते ही गांव वालों में एक खुशी की लहर दौड़ पड़ी। यह फैमिली कोई और नहीं बल्कि उसी गांव में रहने वाले पुराने जमींदार की थी। गांव वाले उनकी बहुत इज्जत किया करते थे। सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक एक दिन बच्चे की तबीयत बिगड़ने लगती है। सभी को लगता है कि ऐसा मौसम परिवर्तन की वजह से हुआ होगा, लेकिन बात तो कुछ और ही थी। धीरे धीरे लड़के का चेहरा नीला पड़ने लगा। आनंद फानन में परिवार ने डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर आया, लेकिन उसको भी कुछ समझ में नहीं आया। डॉक्टर ने पास में बने हॉस्पिटल में उसे स्वास्थ्य प्रशिक्षण के लिए आमंत्रित किया ताकि बच्चे की बीमारी का पता लगाया जा सके। परिवार ने डॉक्टर की सलाह के अनुसार हॉस्पिटल जाना जरूरी समझा। सारे टेस्ट होने के बाद भी कुछ पता नहीं चल सका। जैसे ही परिवार बच्चों को लेकर गांव पहुंचा तो गांव के बुजुर्गों ने बच्चे की हालत देखकर उन्हें ओझा के पास जाने को कहा। उस गांव में आज भी पुराने रीति रिवाज के अनुसार झाड़ फूक करके इलाज करने की प्रथा कायम है। परिवार के सभी सदस्य बच्चे को लेकर ओझा के पास जाने के लिए तैयार हो गया। गांव के पास ही पहाड़ी में एक बाबा रहते थे जो कि काली विद्या में माहिर थे। जैसे ही उनके आश्रम के सीढ़ियों में वो बच्चा अपने परिवार के साथ पहुंचा तो ओझा जोर जोर से चिल्लाने लगा, तू क्यों आई है? क्या इतने वर्षों के बाद भी तुम्हारा बदला पूरा नहीं हुआ? यह सब सुन के बच्चे के माता पिता और गांव के लोग दहशत में आ जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आया कि बाबा को इतना क्रोध क्यों आ रहा है, जबकि उन्हें अभी तक तो कोई बातें भी नहीं बताई गई थी। लेकिन बाबा को काली साया में मुहारत हासिल था और इसीलिए वो पहले ही रूहानी ताकतों को समझ लेते थे। सभी लोग ने आश्रम में प्रवेश किया, लेकिन बाबा ने केवल उस बच्चे को अपने पास में आने को कहा। हालत बहुत ही खराब थी। उसकी आंखें लाल हो चुकी थी। उसका पूरा शरीर नीला दिखाई पड़ रहा था। उसके शरीर का तापमान भी आम बुखार से कई गुना ज्यादा था। ओझा ने विभूति उठाकर बच्चे के मुंह पर फेंका। बच्चा जमीन पर लेट गया और जोर जोर से हाथ पैर हिलाने लगा। किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि बाबा की विभूति में ऐसा क्या चमत्कार हुआ कि बच्चे अपने आप जमीन पर लेटकर ऐसी हरकतें करने लगा। अभी अचानक बच्चा अपने पैर के उंगलियों के बल खड़ा हो जाता है और बहुत ही खूंखार और औरत की आवाज में ओझा को अपने पुराने नाम से बुलाता है। ये तो सिर्फ क्लाइमेक्स था। कहानी शुरू होती है अब। ये कहानी है तीन दोस्त की, जिनका नाम विक्रम, सुनील और जॉन होता है। तीनों मुंबई शहर में नौकरी करने के लिए जाते हैं। तीनों बचपन के दोस्त हैं। कुछ कर दिखाने का सपना लिए इस भीड़ भाड़ वाली जगह में अपना मुकाम पाने के लिए दर-बदर भटकते हैं। उन्हें कोई भी रास्ता नजर नहीं आता है। अपने छोटे से गांव में रह के कॉलेज की पढ़ाई करने वाले सुनील और विक्रम ने कभी भी ऐसा नहीं सोचा था कि सफलता पाने के लिए इतना दर्द झेलना पड़ता है। लेकिन जॉन अपने पापा के बिजनेस में ही पहले से ही संघर्ष कर चुका था, जिस वजह से उसे इन सब चीजों की आदत सी हो गई थी। जॉन अच्छे से जानता था कि सफलता इतनी आसानी से नहीं मिलेगी, क्योंकि उसने अपने पापा की दिन रात मेहनत करते हुए देखा था। तभी तीनों को सुबह से भटकते भटकते शाम हो जाती है, लेकिन कोई नौकरी और ना ही कोई उनके रहने का ठिकाना उनके हाथ लगता है। तीनों मायूस होकर एक छोटे से होटल में खाना खाते हैं। दरअसल उनके पास कोई खास पैसे भी नहीं होते हैं। वो सिर्फ अपने एक दो दिन की व्यवस्था बनाकर निकले थे। उन्हें लगा था कि आते ही उनके साथ कोई चमत्कार होगा और उन्हें नौकरी मिल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तीनों एक बिल्डिंग के पास पहुंच जाते हैं। कुछ देर बाद सभी बिल्डिंग के गेट के पास बैठ जाते हैं। एक दो घंटे बैठे हुए गुजर जाता है, तभी बिल्डिंग के चौकीदार की नजर उन पे पड़ती है और वो जोर की आवाज में उन्हें डांटते हुए कहता है, कौन हो तुम? यहाँ क्यों बैठे हो तीनों? अजनबी शहर में किसी को पहचानते नहीं थे और ना ही कोई उनका ठिकाना था। तीनों अपनी अपनी जगह पे खड़े हो गए और अपनी बात चौकीदार को बताते हैं।
चौकीदार को तीनों की हालत देखकर उन पे तरस आ जाता है। उसे एहसास होता है कि कुछ साल पहले ऐसे ही वो काम मांगने आया था। तब किसी ने ऐसा सहारा दिया और आज कम से कम इतने बड़े शहर में छोटे से काम के साथ जीवन यापन तो कर पाता है। चौकीदार तीनों की हालत देखकर उन पे तरस आ जाता है। उसे एहसास होता है कि कुछ साल पहले ऐसे ही वो काम मांगने आया था। तभी किसी ने ऐसा सहारा दिया और आज कम से कम इतने बड़े शहर में छोटे से काम के साथ जीवन यापन तो कर पाता है। जॉन उन तीनों में थोड़ा समझदार होता है। वो चौकीदार से कहीं रहने की जुगाड़ की बात करता है, क्योंकि उसे पता है कि अभी उनकी हालत किराया देने लायक नहीं है, तो उन्हें कोई किराया से कमरा क्यों देगा। तभी चौकीदार अपने एक दोस्त से फोन पर बात करता है, जो वहीं कुछ दूरी पे बंगला नंबर 17 में साफ सफाई का काम करता है। चौकीदार अपने दोस्त को सारी बातें बताता है। तभी उसका दोस्त कहता है, मेरे साहब अपने परिवार के साथ 2 महीने के लिए बाहर गए हैं, तब तक मैं रहने का इंतजाम कर सकता हूँ। ये बात सुन के तीनों दोस्त बहुत खुश हो गए और वह जल्दी से चौकीदार से कहते हैं कि आप हमें बता दीजिए हम उनके पास कैसे जाएं। चौकीदार कहता है कि वो बंगला थोड़ा दूर है, रात को वहाँ कोई टैक्सी या ऑटो नहीं जाएगा। आज तुम लोग यहीं सो जाओ, कल सुबह हम साथ चलेंगे। तीनों ने चौकीदार की बातें मान ली और रात को आराम से सो जाते हैं। सुबह उठते ही तीनों चौकीदार के साथ बंगले में पहुंच जाते हैं। बंगले की खूबसूरती देखकर तीनों दोस्त हक्का बक्का रह जाते हैं। उन्हें यकीन नहीं होता है कि इतने अच्छे बंगले में उन्हें रहने का मौका मिलेगा। बंगले का नौकर तीनों दोस्तों को गेस्ट रूम में ले जाता है। तीनों दोस्त रूम में पहुंचकर राहत की सांस लेते हैं, जल्दी से नहा धोकर तैयार हो जाते हैं और काम की तलाश में निकल जाते हैं। अब रहने का तो ठिकाना हो चुका था, तलाश थी तो अच्छे काम की जिससे उनका गुजारा चल सके। लेकिन आज भी उनके साथ वही होता है। सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन तीनों हताश होकर वापस अपने स्थान पे आ जाते हैं। नौकर ने पहले से ही तीनों का खाने का इंतजाम किया था। आज तीनों दोस्तों के लिए बंगले की पहली रात होती है। रात को 12 बजे अचानक विक्रम की नींद खुल जाती है और वो अपने आप को बंगले के तहखाने में पाता है, जहां पुराना सामान इकट्ठा करके रखा हुआ था। उसे समझ नहीं आया कि वो यहाँ कैसे पहुंचा। तभी वो घबराहट में अपने दोस्तों को आवाज लगाता है। तभी उसके कानों में सब कुछ सुनाई देना बंद हो जाता है और सिर्फ एक औरत की रोने की आवाज आती है। विक्रम चिल्लाकर पूछता है, कहाँ हो तुम, क्यों रो रही हो? अगले ही पल विक्रम अपने बिस्तर पर होता है। वो डर के कारण पसीने से तपत हो जाता है। वह अपने दोस्तों को जगाता है। सुनील और जॉन दोनों उसकी बात का मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं कि तुमने कोई सपना देखा होगा, इस बंगले में तो हमारे अलावा कोई और नहीं रहता है। विक्रम भी अपने दोस्तों की बातों पर यकीन करता है और इस घटना को एक बुरा सपना समझकर नजरअंदाज करने लगता है। सुबह उठते ही तीनों दोस्त फिर से तैयार होकर काम ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। लेकिन जैसे ही वे बंगले के गेट से बाहर निकलते हैं, अचानक कोई औरत आकर विक्रम को चिट्ठी देती है, तुम इस पत्ते पर आ जाओ, काम मिल जाएगा। और औरत अचानक भागते हुए उनकी नजरों से ओझल हो जाती है। तीनों दोस्त सोच में पड़ जाते हैं कि हमें काम की जरूरत है, ये औरत को कैसे पता। उन्हें लगा कि भगवान उनकी मदद करने के लिए किसी को भेजा होगा और तीनों उसी दिशा में आगे निकल जाते हैं। जहां का पता उस कागज पे लिखा होता है। यहाँ पहुंचते ही उन्हें बहुत बड़ी बिल्डिंग दिखाई देती है। दरअसल यह बहुत बड़ी कंपनी होती है और तीनों कंपनी के गेट पर पहुंच जाते हैं। वहां पे सिक्योरिटी गार्ड को चिट्ठी दिखाते हैं। सिक्योरिटी गार्ड ने चिट्ठी नियुक्ति विभाग के पास भेज देता है और जैसे ही प्रबंधक को यह चिट्ठी मिलती है, तो उस पे उसका मालिक का हस्ताक्षर होता है। वो उन तीनों से पूछता है कि आप हमारे मालिक को कैसे जानते हैं। अभी विक्रम जवाब देते हुए कहता है कि तुम्हारे बॉस का दोस्त हूँ। अब प्रबंधक के पास उनको काम देने के अलावा कोई और विकल्प नहीं होता है। कंपनी के मालिक 7 दिनों के ट्रिप पर विदेश कंपनियों के दौरे पे थे और इसी बीच में उनसे कोई संपर्क नहीं हो पा रहा था। इसीलिए प्रबंधक ने उन तीनों को काम पे रख लिया और अपने साथ उन्हें काम दिखाने के लिए जगह पे ले गया। लेकिन विक्रम अचानक से दूसरी तरफ मुड़ जाता है और वो सीधे
बॉस के चेम्बर के सामने पहुंच जाता है और दरवाजे के तालों को पासवर्ड से खोल देता है। कंपनी का प्रबंधक यह देखकर आश्चर्यचकित रह जाता है। उसे यकीन नहीं होता है कि जो पासवर्ड केवल कंपनी के मालिक को पता है, वह इसे कैसे पता। अब प्रबंधक उसे कोई खास आदमी समझने लगा था। उसे पूरा यकीन हो जाता है कि वो ना हो यह व्यक्ति बॉस ने ही भेजा है और वह उसे बिना रुके अंदर जाने के लिए इजाजत दे देता है। जॉन और सुनील यह सब देखकर समझ नहीं पाते कि विक्रम को यह सब कैसे पता। तभी अचानक विक्रम सभी को बॉस के चेम्बर से बाहर जाने के लिए कहता है और चेम्बर का दरवाजा बंद कर देता है। कुछ ही घंटों के बाद प्रबंधक को बॉस का फोन आता है और बॉस प्रबंधक से पूछता है कि मेरे कंप्यूटर को किसी ने इस्तेमाल किया है। तभी प्रबंधक सारी बातें बता देता है। बॉस गुस्से में मैनेजर को बोलता है, जल्दी से जाओ और उसे रोको, नहीं तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। और जैसे ही प्रबंधक चेम्बर का दरवाजा खोलता है तो वो देखता है विक्रम बेहोश पड़ा है। प्रबंधक ने अपने सुरक्षा कर्मियों से उसे उठाने को कहता है और कुर्सी पर वापस बैठता है। तभी विक्रम को होश आ जाता है, परंतु प्रबंधक गुस्से में विक्रम से बोलता है, तुमने ये क्या किया, मेरे बॉस बहुत नाराज है। लेकिन विक्रम को कुछ याद नहीं होता है, वह उस बंगले से यहाँ तक कैसे आया। दरअसल वो बंगला उसी बॉस का होता है और बॉस ने अपने बंगले को अपने ऑफिस की एक लड़की के लिए खरीदा था और कभी कभी साथ रहता था, जो कि उसकी कंपनी में काम करती थी। बॉस पहले से ही शादीशुदा था और यह बात अच्छे से जानता था कि एक ना एक दिन वो लड़की उसके लिए खतरा बन सकती है। इसीलिए बॉस ने धोखे से उस लड़की को मार डाला। बॉस बंगले के गार्डन में ही लड़की को दफना देता है और लड़की की मौत के साथ ही साथ उसका राज भी दफन हो जाता है। इन सभी घटनाओं के बाद बॉस अपनी फैमिली लेकर अमेरिका में सेटल हो गया। लेकिन जैसे ही वो भारत लौटा, उस मृत आत्मा ने बॉस के बेटे पे हमला किया और अंततः उस छोटे बच्चे की जान चली गई। आई होप आप सबको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर हॉरर से रिलेटेड आपके पास भी कोई कहानी हो तो हमें ज़रूर साझा करें। आप मेरे कमेंट बॉक्स में या मेरे दिए गए हुए ईमेल पे भी आप मैसेज कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।